अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से मेरे पास काफ़ी नरम गरम ख़बरें हैं। शुरू करते हैं। ये एक दोस्त हैं, उनका ईमेल आया है कि आई एम मनी कंट्रीब्यूटर टू योर यूट्यूब चैनल। माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेक ए प्रोग्राम ऑन लॉर्ड नज़ीर अहमद, who is MP in British Parliament. He is pedophile and woman serial abuser. He is chairman of UK so-called Kashmir Liberation Community. सौरभ जी, बात यह है कि मैं नज़ीर अहमद पे, लॉर्ड नज़ीर अहमद पे कई प्रोग्राम पहले कर चुका हूँ। अब उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो जेल में है, या अगर जेल में नहीं भी है तो अब ये ख़त्म हो गई है इसकी कहानी। इसको अदालत ने यहाँ पे सज़ा दी थी। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, MP नहीं था, ये लॉर्ड था। लॉर्ड इज़ लाइक राज्यसभा इन इंडिया, सेनेट। और लॉर्ड का जो हाउस ऑफ लॉर्ड का जो मेंबर होता है ना, लॉर्ड, वो लाइफ टाइम होता है। और लॉर्ड नज़ीर अहमद फर्स्ट है इंग्लैंड की हिस्ट्री में जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड से निकाला गया। इससे पहले आज तक कोई लॉर्ड निकाला नहीं गया। मर जाते हैं तो ही, या फिर कोई अपनी किसी वजह से रिज़ाइन कर दे तो ही। ये पहला था जिसको निकाला गया था। और इसको एक औरत और के केस में सज़ा दी गई थी, अब्यूज़ के केस में। और इसके ऊपर बच्चों के, और ये जो आपने इल्ज़ाम लगाए हैं बिल्कुल सही है, ये था ही ऐसा। और यह है कि ये पाकिस्तान का एजेंट था। ज़ाहिर है कश्मीर के ऊपर जो पॉलिसी चलाता था और कैंपेन चलाता था, लॉबिंग करता था, प्रोपेगेंडा करता था, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का एजेंट था। और इस पे मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। अब मज़ीद इस पे प्रोग्राम करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये चला हुआ कारतूस है। अब ये ख़त्म हो गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये किसी गिनती में नहीं आ रहा, और अब ये गुमनामे में चला गया है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन है, जो पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ गई हैं। और लगातार मैं आपको हर दूसरे दिन जो वीडियो पाकिस्तान में बनाता हूँ उसमें कई ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखें, एक पाकिस्तान आर्मी को जो पेट्रोल और एनर्जी रिसोर्सेज जो सप्लाई करती है, उसके ऊपर अटैक हुआ, कन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ, और 7 लोग मारे गए हैं। और बेशुमार जो पेट्रोल वगैरह लेके जा रहे थे वो सब तबाह हो गया। ये डेरा इस्माइल खान में हुआ। डेरा इस्माइल खान इस वक्त काफ़ी मुसलसल हमलों की नज़र हुआ है। अज़ीज़ दोस्तों, लश्कर तैयबा का मोहम्मद मुजम्मिल, नईमुर रहमान और एक और, ये तीनों के ऊपर अटैक हुआ सियालकोट पंजाब में, और इनको गोलियां मारी गई, जिसमें से मोहम्मद मुजम्मिल और नईमुर रहमान मर गए, और जो तीसरा है वो अभी ज़ख्मी है। पंजाब पुलिस कह रही है कि ये फेक लैंड डिस्प्यूट है, लेकिन असल कहानी दूसरी है। क्योंकि लगातार ये जो टेररिस्ट की खेप तैयार की है पाकिस्तान ने, या तो अब यह है कि इसको खुद पाकिस्तान फ़ौज मार रही है, या इनके आपस के झगड़े हैं। जो भी है, चलो अच्छा है, जन्नत में जगह बहुत है अल्लाह मियाँ के पास, तो उनको भेजा जा रहा है उधर। अजीज़ दोस्तों, देखें, पाकिस्तान ने इतने सारे टेररिस्ट तैयार किए, हज़ारों में। इनको ट्रेनिंग दी, इनको आइडियोलॉजी दी। अब उनको एक ही काम आता है, कत्ल व गारत करना, तबाही करना, टेररिज्म करना। टेररिज्म की मार्केट कहाँ है? इंडिया में है, अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इनकी माबेन एक की हुई है, अफ़गानिस्तान इनके लिए बंद है। इंडिया में मोदी जी और भारत की फोर्सेस ने इतनी सख्ती रखी हुई है कि वहाँ तो वो घुसते ही मर जाते हैं, या घुसने से पहले इनको फारिग कर दिया जाता है। तो अब ये सब जॉबलेस हैं, इनका खर्चा कौन उठाए? तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, क्योंकि फिर ये अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। फिर जो सबसे बड़ा इंसेंटिव आज से नहीं, 1400 साल से मुस्लिम लश्करों को मिला है, 2 इंसेंटिव होते हैं। एक तो माल,
कि दुश्मन को मारो, उसके माल पे कब्जा कर लो, माले गनीमत, और दूसरा सेक्स। अब ये दो चीज़ें आपको उन ज़मानों में मिल जाती थी, या आज से कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के इन टेररिस्टों को इंडिया में, अफ़गानिस्तान में ये सब सहूलतें मिल जाती थी। लेकिन अब वो दो मार्केटें भी इनकी बंद हैं, तो ये सब वो लूट मार, रेप, ये सब विद इन पाकिस्तान कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ISI ही इनको फारिग करती जा रही है। उन लोगों को जो अब इनके लिए किसी काम के नहीं, या जो इन टेररिज्म विद इन दी कंट्री कर रहे हैं, या फिर क्या है कि देखें, एक क्वालिफाइड इंजीनियर होता है, उसको एक कंपनी से नौकरी ख़त्म हो जाती है तो दूसरी कंपनी हायर कर लेती है। तो पाकिस्तान में इस वक्त TTP और कई ऐसे और मुजाहिदीन कहूँगा मैं, इनको टेररिस्ट नहीं मानता, क्योंकि टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी है, और जो पाकिस्तान आर्मी से लड़ रहा है वो मुजाहिद है। तो इन मुजाहिदीन वो भी हायर कर सकते हैं। टेररिस्ट की आइडियोलॉजी तो मरना मारना है ना भाई, उसको जहाँ से पैसा मिले वहाँ से वो करेगा। तो उन लोगों ने इसको हायर किया हो, जिसकी वजह से ISI और पाकिस्तान की आर्मी इनको सफाया कर रही है। तो पंजाब में ये काफ़ी चीज़ हो रही है, कराची में ये सफाया काफ़ी हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है लूट मार के लिए बलूचिस्तान और KP के इनके लिए, टेररिस्ट के लिए इतना आइडियल इसलिए नहीं है कि वहाँ पे ऑलरेडी दोनों जगहों पे जंग चल रही है। जब जंग चल रही है तो वहाँ पे आर्मी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और मुजाहिदीन भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने की पोजीशन में नहीं है। तो बेस्ट मार्केट है फिर पंजाब और कराची, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रह के ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, मीर अली नॉर्थ वज़ीरिस्तान में TTP ने हमला करके पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की ISPR की न्यूज़ के मुताबिक 2 फौजी तो मारे गए, कई ज़ख्मी हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये बददिली ना फैले इसलिए ये लिमिटेड थोड़ा थोड़ा बताते हैं, वरना बहुत नुकसान हो रहा है। इसी तरह मुत्तहिदा जिहाद कौंसिल का चीफ और हाफिज सईद का ख़ास दोस्त, 2008 में जिसने मुंबई अटैक किया था 26/11 का, हाफिज सईद, उसका ख़ास दोस्त मोहम्मद उस्मान, जो कि फ्रांस की जेल में है इस वक्त, ISIS इस्लामिक स्टेट के कनेक्शन में टेररिज्म के लिए फ्रांस की जेल में है। मोहम्मद उस्मान का बेटा असगर POK से गायब हो गया है, उसको POK से अननोन लोगों ने अगवा कर लिया है। तो अगेन सेइंग के ये पाकिस्तान आर्मी खुद ये चीज़ें कर रही है। अभी जिस सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है ना, मुल्ला मिलिट्री अलायंस के उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि ये मौलवी साहब, आम आदमी के सामने फौजी इतनी बात सुनता है? ये जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का मौलवी ज़रा तड़ियाँ किस तरह लगा रहा है, ये देखिए। झुकी तो उस दिन कट जाएगी, झुकेगी नहीं। आपने किस कानून के तहत मेरी वालिदा मेरे साथ है, मेरी तस्वीरें ली हैं? किस कानून के तहत आपके बंदे ने मेरी गाड़ी की तस्वीरें ली हैं? किस हुक्मनामे के तहत उन्होंने मेरे शनाख्ती कार्ड की तस्वीरें ली हैं? किस हुक्म के तहत उन्होंने मेरे गनमैनों के कार्डों की तस्वीरें ली? वो पुलिस वाले हैं, आपके बेल्ट वाले हैं। किस हुक्म के तहत उन्होंने मेरे भाई को गाड़ी से उतार के उसकी तलाशी ली है? किस हुक्म के तहत? मुझे वो हुक्मनामा दिखाएं। DG रेंजर्स का है, मुझे दिखाएं, मैं जानूं। DG रेंजर्स साहब जाने, मैं अभी रोड खाली करता हूँ। अगर वो DG ISI का है, मुझे दे दें, मैं जानूं। DG ISI जाने, मैं रोड खाली करता हूँ। अगर वो हुक्मनामा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, मुझे दें, मैं जानूं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाने, मैं रोड खाली करता हूँ। अगर इसने अपनी कैपेबिलिटी पर ये मेरी बेइज्जती की है तो मैं गैरतमंद पाकिस्तानी हूँ, बेगैरत नहीं हूँ। मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। आप मुझे बेइज्जत करेंगे वर्दी में और मैं बेइज्जत होऊंगा नहीं। तो ये है पाकिस्तान। मुल्ला मिलिट्री का इस वक्त काफ़ी मसला चल रहा है। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। आज का जो हम पाकिस्तान देखते हैं उसकी बुनियाद जो है ना,
वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। उसी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया, उसने नेशनलाइजेशन करके पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। बहुत सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। उसने एक किताब लिखी थी 1979 में, जब ये जेल में था, क्योंकि ये 77 में इसकी गवर्नमेंट ख़त्म की गई थी और फिर इसको नवाब अहमद ख़ान के कत्ल के केस में ज़ियाउल हक ने जेल में डाला था और 79 में इसको फांसी लगी थी। तो इसने 79 में किताब लिखी थी, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया। उस किताब में भुट्टो ने लिखा था कि मेरे खिलाफ बनने वाला मुल्ला मिलिट्री अलायंस सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं है, मदरसों के नाम पर मदरसों में ऐसी भयानक नस्ल तैयार करने जा रहे हो जो आने वाले वक्त में इस मुल्क और कौम को तबाह कर देगी। वो नस्ल इस्लाम के नाम पे बच्चों और औरतों को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करेगी। याद रखना, तुम लोग जो नस्ल बना रहे हो वो हमारी आने वाली नस्लों की कातिल बनेगी और फिर चाहते हुए भी इस नस्ल से निजात मुमकिन नहीं। और एक एक लफ्ज़ से आई एग्री। आप जब से मेरी वीडियोस देख रहे हैं मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने जो ये टेररिस्टों की फ़ौज बनाई है ना, वो आज इनके गले पड़ गई है और आज पाकिस्तान तबाही के रास्ते पे है। तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो ये ग्लोबल टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म का जो इन्होंने जो लश्कर तैयार किया है ना, वो इनके गले पड़ गया है। अज़ीज़ दोस्तों, ये वकील हैं राना ज़िया अब्दुल रहमान, ये लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इनकी ज़रा बात सुने 2 मिनट। दोस्तों, मौरख जब भी इस मुल्क की बर्बादी की तारीख लिखेगा तो नंबर वाइज बता देता हूं कि सबसे पहला रोल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये हमारी आला अदलिया का होगा। उसके बाद हमारी, जिसको हम पाक फौज कहते हैं, इस मुल्क की बर्बादी की जिम्मेदार होगी। तीसरे नंबर पर सियासतदान इसके जिम्मेदार होंगे। चौथे नंबर पर जो है सिविल ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार होगी और 5वें नंबर पर आप मीडिया वाले इसके जिम्मेदार होंगे। अवाम का नंबर तो आखिर में आता है। मैं समझता हूं कि ये जो हालात आजकल हैं, इससे बदतर हालात कभी नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट को अब भी अपना रोल अदा करना है, जिस तरह 2007 में रोल अदा किया था। उस वक्त भी गद्दार जो थे मीर जाफर और मीर सादक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। वो तो इन जजों की खातिर हमने तहरीक चलाई थी, लेकिन जो अब तहरीक है वो हमें इस मुल्क के लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए चलानी है कि हमारी आइंदा नस्ल स्टेज के ऊपर है। सिर्फ एक बात मुझे लोग कहते हैं कि जहां देखते हैं फौज आ गई है हर अदारे में। पिछले दिनों नादरा के जो चेयरमैन हैं वो भी फौज, एक लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सरवर लगा दिए गए। तो मुझे ये देखकर उस्ताद दामन का एक शेर याद आ गया कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, जिधर देखो फौजा ही फौज। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ ये, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनको एक ही पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो काफिले जमूर के हैं, बगावत के अमल इनके हाथ में हैं। पहले सीनों में प्यार था तुम्हारे लिए, अब नफरत के शोले तुम्हारे लिए हैं। खोल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, खोल उतरा तुम्हारा तो जाहिर हुआ, पेशावर कातिल हो तुम सिपाही नहीं। अजीज दोस्तों, बात करेंगे अगर आर्मी की, तो वैसे तो आपने आसिम सलीम बाजवा, कमर बाजवा, इन सब की करप्शन के होशरुबा दास्तानें सुनी हैं। एक केस बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आजकल बड़ा पेश किया जा रहा है। ये है जनरल शफात, इन्फेंट्री 28 का जनरल, मुशर्रफ का मिलिट्री सेक्रेटरी था ये। इसके पास लंदन में एक प्रॉपर्टी है। इसने ये डिक्लेयर किया है कि ये प्रॉपर्टी मुझे इंडियन बिजनेसमैन अकबर आसिफ ने दी थी, मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र की थी 2007 में, जब मैं कोर कमांडर लाहौर था। और उसने ये कहा कि मैंने इस प्रॉपर्टी की सिर्फ आधी कीमत इंडियन बिजनेसमैन अकबर आसिफ को दी थी।
जनरल शफात ने इस बात का भी कोई सबूत नहीं दिया कि उसने आधी पेमेंट भी की थी कि नहीं की थी। अब यहाँ पे सिर्फ मामला करप्शन का नहीं है, यहाँ पे कई चीज़ें हैं। 2007 मुशर्रफ का पीरियड, एंड पीरियड था इसका। 2008 26/11 होता है। इंडियन बिजनेसमैन किस हिसाब में आधी कीमत पे या फिर फुल फ्री पाकिस्तान के लाहौर के कोर कमांडर को अपनी लंदन की मिलियंस ऑफ पाउंड की प्रॉपर्टी देता है। ये भारत को भी देखना है इशू कि इंडियन बिजनेसमैन को क्या इंटरेस्ट है, और पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर इंडियन बिजनेसमैन से जिसका नाम भी मोहम्मद आसिफ है, तो ये आसिफ अकबर है, तो ये सब देखने की चीज़ें हैं। मैं इस पे ज़्यादा डिटेल में उस वक्त आऊँगा जब मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस हवाले से होगी। अज़ीज़ दोस्तों, कल से एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है अब्दुल रज़ाक का। देखिए, अब्दुल रज़ाक है ना, एक जाहिल आदमी है। इसके अंदर आपको एक प्योर पाकिस्तानी मेंटालिटी मिलेगी। इसने जो बात की ना ऐश्वर्या राय की, उसको इतना तो सोचना चाहिए कि ऐश्वर्या राय की एक बड़ी बच्ची है जो कि काफ़ी बड़ी है, समझदार है, चीज़ों को समझती है। आप उस बच्ची के बारे में ही एक बात कह रहे हैं ना, कि ये कह रहे हैं कि क्या ऐश्वर्या राय से कोई अच्छी औलाद पैदा हो सकती है, नेक औलाद पैदा हो सकती है? तो बड़ी वेल बिहेव्ड लड़की है वो, बहुत अच्छी औलाद है, तुम्हारे जैसी नहीं है रज़ाक, तुम जैसी बेगैरत औलाद नहीं है। बाद में माफ़ी मांग रहा है शाहिद आफरीदी के कहने पे। क्या फ़र्क पड़ता है माफ़ी से, जब हम आपकी मेंटलिटी का वैसे ही पता था और आपने कंफर्म कर दिया। ये आप पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस को किस नज़र से देखते हैं ये हमें पता चल गया, और किस दुनिया में रह रहे हो रज़ाक। मैं इस पे बोलने को तो इतना कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है। एक शरीफ इंसान हो ना, तो उसको आप कुछ बोलें तो वो शायद शर्म से खुदकुशी भी कर ले, लेकिन ये तो बेगैरत है, पंजाबी है। देखें, ये माइंडसेट आपको पंजाबियों में मिलेगा। ग़ज़वा हिंद की बात किसने की थी? मैंने कई बार वो वीडियो दिखाई है, शोएब अख्तर ने। कश्मीर में किसका कज़न मारा गया था? शाहिद आफरीदी का। शाहिद आफरीदी आप कहोगे कराची का है, शाहिद आफरीदी आफरीदी है, वज़ीरिस्तान का है, और प्राउडली अपने आप को आफरीदी कहता है। उसने अपनी बेटी की शादी भी आफरीदियों में ही की थी। तो कराची में रहने से कोई कराची वाला नहीं हो जाता। तो ये बेगैरत लोग हैं, इनका माइंडसेट, और फिर इंडिया से नफरत तो इनकी रग रग में भरी है। दानिश कनेरिया बता रहा है ना, आस्ते आस्ते चीज़ें खोल रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि दानिश कनेरिया की ज़िंदगी अभी बाकी है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने चीज़ें शुरू की हैं उसकी जान को बहुत ख़तरा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, रज़ाक के बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि ये पाकिस्तान के मुसलमान पंजाबियों की मेंटालिटी खुल के बोल रही है। वर्ल्ड कप में हारे, बांग्लादेश भी हारे, चुपचाप चले गए, श्रीलंका भी हारे, चुपचाप चले गए। तुम लोगों ने कितनी बातें की हैं, हमें ज़्यादा सिक्योरिटी दी, हमें खाना अच्छा नहीं दिया, जय श्री राम बोला, हमारे को दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाया, मतलब कितनी बातें। मिकी आर्थर ने बड़ी कोशिश की कि मैं नमक हलाली कर लूँ, फारिग कर दिया गया। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने फारिग कर दिया उसको दलाली काम नहीं आई कि इंडिया में हमारे साथ ये हो गया और वो हो गया, और रैंकिंगों पे। अब ये रैंकिंग की बात कर रहे हैं, अभी 2 हफ्ते पहले शाहीन आफरीदी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर था, 9 पे कैसे आ गया? एक खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर 1 पे जख्मी हो जाए, ना खेले तो समझ में भी आता है। खेल भी रहा था, डायरेक्ट 1 से 9 पे आ गया। समझने की बात है ना भाई, कि आपकी औकात नहीं है। आप जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या वेस्ट इंडीज़ की बी ग्रेड, न्यूजीलैंड की बी ग्रेड टीमों से खेल के अगर आप विकेटें ले रहे हो,
तो आईसीसी रैंकिंग को भी ज़रा क्वालिटी उस पर चलना चाहिए कि देखो कि कौन सा खिलाड़ी किस क्वालिटी की बॉलिंग और बैटिंग को फेस करता है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक्सपर्ट्स ने वर्ल्ड कप के राउंड स्टेजेस की बेस्ट टीम सिलेक्ट की है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 इंडियन हैं। अब आप कहोगे कि इंडियन पैसे खिला रहे हैं या क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पे आए हैं, ठीक है, एक भी पाकिस्तानी नहीं है। तो आज मैच है न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल, कोई भी जीत सकता है। अब ये नॉकआउट स्टेजेस पे ग्रुप स्टेजेस ख़त्म हो गए, अब उसकी बुनियाद पे रन रेट और पॉइंट्स नहीं चलेंगे, अब नॉकआउट स्टेज है। जिसने ऑन द डे अच्छा खेलना है वो आगे जाएगा। अजीज़ दोस्तों, एक दो और छोटी खबरें पाकिस्तान के हवाले से रखूँगा। बीबीसी ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की 2 कंपनियों को हथियार बेचे हैं यूक्रेन के लिए, और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हमेशा इसको डिनाई करता रहा है, लेकिन बीबीसी ने बड़ी तफसील से ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान ने इमरान खान की सरकार के ख़त्म होने के बाद $364 मिलियन के हथियार, जिसमें 155 mm शेल्स थे, वो अमेरिका की 2 कंपनियों को बेचे हैं। और वो कंपनियां यूक्रेन को सप्लाई करने के लिए वो हथियार उन्होंने खरीदे थे, क्योंकि पाकिस्तान सेफ खेलने के लिए डायरेक्ट यूक्रेन को बेचने के बजाय इन 2 कंपनियों ग्लोबल मिलिट्री और नॉर्थरोप ग्रुमन, इन 2 कंपनियों को ये 155 mm शेल $364 मिलियन के बेचे हैं। उस वक्त पाकिस्तान में पीडीएम की सरकार थी और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा था। ये खबर कंफर्म होती जा रही है। इंटरसेप्ट ने पहले इसको लीक किया था, अब बीबीसी दे रहा है। अगर ये झूठी खबर है तो पाकिस्तान बीबीसी के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान बीबीसी के ऊपर केस क्यों नहीं कर रहा अगर ये झूठी खबर है? अजीज दोस्तों, तालिबान के कॉमर्स मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप ठीक है अफ़गानियों को हमारे अपने पाकिस्तान से निकाल रहे हो, उनकी दौलत को क्यों लूट रहे हो? आप उनको उनकी जमा पूंजी जो पैसा है, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं बेचने दे रहे, आप उनको जो सामान है इनका वो लाने नहीं दे रहे, रास्ते में इनको तलाशी के नाम पे सब कुछ लूटा जा रहा है। ये गलत है, आप ये ना करो। और अज़ीज़ दोस्तों, ये देखें पाकिस्तान किस तरह अपने लिए कब्र खोद रहा है, अपने लिए टेररिस्टों की एक फौज तैयार कर रहा है, जो कि पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। अज़ीज़ दोस्तों, लेट्स सी आगे क्या होता है। मेरे पास और ख़बरें हैं लेकिन प्रोग्राम लंबा हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।